नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा पर आप सभी का स्वागत है। आज महाराष्ट्र पर बात करने के लिए हमें अवसर दिया है सतीश चंद्र मिश्रा सर ने। सतीश जी, नमस्कार सर। नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जी, दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, समाचारों से सब अवगत रह रहे हैं कि आज दिन भर महाराष्ट्र में क्या चला, यानी मुंबई में क्या चला, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चला। चाचा और भतीजा दोनों अलग अलग दो जगह सभाएं करने बैठे और एक दूसरे को ताकत दिखा रहे थे कि दरअसल असली एनसीपी किसके पास रहेगी। और दोपहर के बाद लगभग यह साफ हो गया, होने लगा था कि इस लड़ाई में अजित पवार जीत गए हैं, संख्या में जीत गए हैं, समर्थन में जीत गए हैं। और अब शाम होते होते यहां तक की खबरें आ गई कि अब शरद पवार के हाथ से सिर्फ पार्टी ही नहीं गई, बल्कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष भी नहीं रह गए, अध्यक्ष भी अजित पवार चुन लिए गए। और बाकायदे अजित पवार ने दावा कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने हलफनामा देके कि पार्टी हमारी है। सर, ये तो T20 का जो मैच हुआ महाराष्ट्र में एनसीपी की विरासत को लेकर और एनसीपी के ऊपर, वहां भतीजे ने बाजी मार ली, या अभी भी राजनीति के सो कॉल्ड चाणक्य के रूप में एक शख्सियत गढ़े गए शरद पवार के हाथ में कुछ बाकी है? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात, वो आदमी चाणक्य नहीं है। वो भारतीय राजनीति का सर्वाधिक भ्रष्ट नेता, राजनीति में दगाबाजी, विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, हर तरह के काम में इन्हीं हथकंडों के सहारे वो आदमी आज यहाँ पहुंचा है। अपराधियों के साथ संबंधों को लेकर जितना शरद पवार पे आरोप लगे, जितना वो कुख्यात हुआ, जिस तरह के तथ्य हमेशा सामने आए, तो ये चाणक्य कहना है, वो जो क्या कहूँ, आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा अपमान है। इस आदमी को जो चाणक्य कहते हैं, वो समझ लीजिए वो इससे ज्यादा धूर्त हैं। मैंने इसीलिए तथाकथित कहा सर। हाँ, चाणक्य नहीं है, ये गजब का दगाबाज, धूर्त, जालसाज व्यक्ति था। अपराधियों से इसके खुलकर संबंध थे। दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को लेकर इस पर एक नहीं अनेक आरोप लगे, कई बार सामने आया। एक बार तो जनसत्ता में बाकायदे पहले पन्ने पर, मेरे ख्याल से 88-89 में जनसत्ता में पहले पन्ने पर दाऊद का इंटरव्यू छपा, जिसमें उसने कहा कि मेरे बड़े मधुर संबंध है, मेरी उन्होंने बड़ी मदद की है। तो ये इस टाइप का आदमी, और इसका अंत यही होना था। एक कहावत है अवनीश जी, कि दगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो करके देख। ये जो दगा करता था, तो इसको दगा इसके घर से ही मिला है। अजीत पवार ने इसको जिस तरह से निपटाया है, चारों खाने चित है ये आदमी। और जो जिस बात को ज्यादा मैं देख रहा था टेलीविजन पे, वेबसाइट पे जो खबर आई, उसमें एक सेंटेंस जो है अजीत पवार का बहुत महत्वपूर्ण है, और उसने शरद पवार को बता दिया है कि तुम्हारा गेम ओवर, तुम्हारा पर्दा गिर गया राजनीतिक मंच से, अब भी समझ जाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरी गत होगी। क्योंकि उसमें एक सेंटेंस है कि जो अजीत पवार ने शरद पवार के लिए कहा है, शरद पवार को संबोधित करके कहा है। अजीत पवार ने आज कहा कि ज्यादा जिद्दी मत बनो, वरना अगर मैं खोलने पे आ जाऊंगा तो फिर बहुत कुछ मेरे पास है कहने के लिए, और रैलियों में अगर शुरू करूंगा तो तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो इससे बड़ी चेतावनी, और इससे शर्मनाक चेतावनी, और शरद पवार के लिए इससे खतरनाक चेतावनी कोई हो ही नहीं सकती। यानी ये बात बता रहा है कि इस आदमी के कुकर्मों का, इस आदमी के पापों का, इस आदमी के अपराधों का बहुत बड़ा जखीरा है, जिसके लिए आज एक तरह से अजीत पवार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। और कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात प्रफुल्ल पटेल ने भी कही है, जो इनके सर्वाधिक विश्वसनीय फाइनेंसर कहे जाते थे। तो शरद पवार को अब चिंता दूसरी है। पार्टी तो गई चूल्हे में, वो तो पार्टी तो निपटा दिया। वो तो आज जब शक्ति प्रदर्शन हुआ तो बिल्कुल साफ हो गया कि बहुमत 31 विधायक अजीत पवार की बैठक में थे, और इनके साथ साथ 13 थे, कुछ लोग कह रहे हैं 17 थे, लेकिन 13 थे। तो पवार का तो पार्टी तो गई, राजनीति तो गई। पवार के साथ अब दूसरी समस्या है कि अगर कहीं ज्यादा इस रार को, जो लोग रार को बढ़ाया, तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी पर पवार की। क्योंकि अब देखिए अजीत पवार का जो आज का बयान है, और जिस तरह के तेवर अजीत पवार ने दिखाए, तो वो आदमी आर पार के मूड में आ गया है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस आदमी को अपनी एक महत्वाकांक्षा है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और उसकी समझ में आ गया था जब पवार ने अपनी बिटिया को अध्यक्ष बना दिया पार्टी का। तो अजीत पवार समझ गए थे कि मेरे लिए अब यहाँ से रास्ता बंद है, मैं इससे आगे मेरी सीमा खींच दी है शरद पवार ने, कि इससे आगे तुमको नहीं जाना। और वो आदमी आगे जाना चाहता है, उसकी उम्र अभी
कुछ 64 या 68 साल है, तो जी। अभी उसके बाद 10-12 साल हैं, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, और उनपे उनकी बलि नहीं देने के मूड में अब अजित पवार बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर अब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि देने को तैयार नहीं नहीं है। चढ़ा और बिल्कुल। अगर उसमें बाधा बने शरद पवार, ये जो तथाकथित चाणक्य हैं, इन्होंने अगर उसमें कोई अकल लड़ाने की कोशिश की, तो वे आज जो है अजित पवार ने बड़ी खुले शब्दों में चेतावनी दे दी कि पूरी तरह से नंगा कर दूंगा, अभी केवल कपड़े फाड़े हैं लेकिन पूरी तरह से नंगे हो जाओगे। तो अब शरद पवार को अपनी इज्जत बचाना, ये भी एक बड़ा संकट उनके सामने है। बिल्कुल। और सर, अजित पवार ने आज कुछ भी छोड़ा नहीं। अजित पवार ने, आपने कहा ना कि कपड़े फाड़े नहीं, हल्के से अभी चीरा लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसका आरोप आज हम पर आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 78 में आपने वही किया। 78 से सीधे आए वो अजित पवार, उन्होंने कहा कि 17 में एक तरफ आपने हमको भेज दिया कि जाओ भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने की बात करो, और दूसरी तरफ आपने यहाँ पीछे खींच लिया। उसके बाद वो याद दिलाए उनको 19 कि 19 में आपने क्या कहा। और उससे बड़ी बात, जो एक बड़ी मार्मिक बात कही अजित पवार ने बोलते हुए, उन्होंने कहा कि क्या मेरा दोस्त केवल इतना है कि मैं उनके पेट से पैदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। और ये कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले को जो विरासत सौंपने की कोशिश की थी, और अब तो वो विरासत क्या रही, जब पार्टी ही नहीं रही तो विरासत नहीं रही। सर, अब ऐसे में कहा तो जा रहा है कि 13 एमएलए उनके पास हैं। आज कहा जा रहा था कि शरद पवार के पास 13 एमएलए हैं, 3 एमएलसी हैं, 5 सांसद हैं। बहरहाल, लेकिन अब शरद पवार किस तरीके का रिएक्शन, जैसे कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई है कल, अब न जाने किस पार्टी की वो बैठक बुला रहे हैं, तो आखिर गिव अप क्यों नहीं कर रहे हैं शरद पवार। शरद पवार सच को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 80 साल की उम्र हो गई, वो भी शरद पवार, अजित पवार ने गिना दिया। प्रफुल्ल पटेल की आपने बात कही, प्रफुल्ल पटेल ने यहां तक कहा है कि पटना में जब मैं इनके साथ गया था, तो वहां जो बैठक हो रही थी, मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। एक तरफ अजित पवार ने कह दिया कि 24 में मोदी फिर वापस आएंगे। आखिर क्या नहीं छोड़ना चाहते, अब कुछ भी नहीं बचा रहने के बाद भी शरद पवार। नहीं, छोड़ने छोड़ने के लिए कुछ पास में बचा ही नहीं। जिसको छोड़ना हो उनको, वो तो खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया अजित पवार के विद्रोह के बाद से। अब ये आदमी अपने उस झूठे अहंकार से, झूठे अहम से, उसको जो कुचला है, रौंदा है बुरी तरीके से। और वो कायदे से अजित पवार ने नहीं, उसके लिए मैं कहूंगा इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने जो इससे बदला लिया है, जो इसने दगाबाजी उनके साथ की थी 2019 में, संभवतः मैंने शायद आपसे जिक्र किया या अभी जिक्र करूंगा कि वो नरेंद्र मोदी थोड़ा समय लेते हैं लेकिन उनकी चक्की बड़े धीरे धीरे पीसती, बड़ा महीन पीसती है। वो अवनीश जी, मैं अपने उसी समय मैंने लिखा भी था फेसबुक पे कि मोदी अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस दगे को वापस करेंगे इसको। तो वो बुरी तरह निपटा। शरद पवार, अजित पवार उसका फेस बन गए हैं। तो यह आदमी देखिए, सारी बुराइयों, सारी कमियों के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 40-45 साल से यह आदमी अपराजेय था। सबसे बड़ा कद इसी का था, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे बाल ठाकरे थे, तो उनका कद मुंबई तक सीमित था। मुंबई के बाहर वो कोई ना कभी शिवसेना का वो विस्तार कर पाए। और विस्तार तो छोड़िए, जब तक भाजपा के साथ नहीं आए तब तक 10-12-11 सांसदों के एमएलए शिवसेना के जीतते थे। लेकिन भाजपा के साथ आने के बाद थोड़ा शिवसेना का विस्तार हुआ, आगे बढ़ी वो। लेकिन शरद पवार के उस आदमी के अंदर एक क्षमता तो थी कि वो कांग्रेस से एक नहीं, 2-2, 3-3 बार टकराया, और उसके टकराने के बाद उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा और उस पार्टी को खड़ा किया। आज भी 53 सांसद हैं एनसीपी के। तो ये शरद पवार के अंदर ये राजनीतिक क्षमता आप कह सकते हैं, चाहे संगठन क्षमता कह लीजिए, या दूसरे कुछ हथकंडों के तहत एक गैंग बना लेने की क्षमता। तो उसके चलते शरद पवार को ये लगता था कि मैं अपराजेय हूं। और इसी अहंकार के तहत अभी आपने कुछ दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने कलई खोली थी, तो अपने उस कुकर्म को भी शरद पवार ने बड़े गर्व से आगे कहा था कि मैंने गुगली फेंकी थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस बोल्ड हो गए। तो ये उसको अहंकार था कि कुछ भी हो, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा खेल करने वाला कोई नहीं। और उस अहम को पिछले 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर बिल्कुल रौंद कुचल दिया गया है। तो वो स्वीकार नहीं कर पा रहा यानी। और वो अवनीश जी, ये शरद पवार नहीं, वो कोई भी आदमी समाज में जो इस तरह का अहंकारी हो, जिसका इस तरह से 40-45 साल एक साथ राज रहा हो,
वो इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता, उसको स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। तो शरद पवार को भी थोड़ा समय लगेगा। अभी जो बयानबाजी आ रही है, जो इस तरह के उलूल जुलूल दावे कर रहे हैं कि मैं सड़क पे निकल जाऊंगा और रैली करूंगा और लोगों को इकट्ठा करूंगा, 84 वर्ष की उम्र हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा एक शरद पवार का हथियार हुआ करता था, वो कराची में अपनी जान बचाने के लिए छुपा बैठा हुआ है। शरद पवार की राजनीति में उस आदमी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, खासकर इस तरह के मौकों पर। ये जी। दर्शक ये समझ लें कि ये चाहे इस तरह के जो गठजोड़ होते हैं, उनमें कभी एक तरफा लेन देन नहीं होता, लेन देन दोनों तरफ से होता है। किसी भी दाऊद जैसे अपराधी को अगर कोई लाभ मिलता है, तो वो ऐसे ही नहीं मिलता, उसको भी कुछ पलट के सेवाएं देनी पड़ती हैं। और वो सब जानते हैं कि दाऊद का क्या सिक्का चलता था, खासकर बंबई के अंदर तो छोड़ दीजिए, पूरे महाराष्ट्र में। तो वो भी वो हथियार पूरी तरह से कुंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसकी भी उम्र हो गई, 70-78 साल, अपनी जान बचाते घूम रहा है। तो शरद पवार इस समय निहत्थे और पूरी तरह से घर में ही विद्रोह के कारण ये हो गया है। और अवनीश जी, थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि मैं जो बात कह रहा हूँ दाऊद को लेकर, वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। एक किस्सा सबको मालूम होगा, वैसे तो पुराना बड़ा लंबा इतिहास है, कि 2005 में दाऊद की सफाई का प्लान अजीत डोभाल ने बना लिया था। और 2 गैंगस्टर ही पकड़े थे, जिनको जो जाके सऊदी अरब में, संभवतः मक्का में दाऊद की लड़की की शादी होनी थी, वहां पे जाके उन्होंने, उन गैंगस्टर ने पूरी हामी भर दी थी। वो फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे सऊदी अरब की, और हम्म। कहां से मुखबिरी हुई, कैसे हुई, और दिल्ली पुलिस को मुंबई की पुलिस ने प्रेशराइज करके रोक दिया कि इनको गिरफ्तार करना है। जबकि उस समय शायद अजीत डोभाल ने खुद हस्तक्षेप किया, लेकिन शरद पवार की सरकार थी, समझिए, वो शरद पवार की इशारे पे चलती थी। तो मुंबई पुलिस किसी कीमत पे इस बात को नहीं मानी कि हम्म। इनको जाने देना, और वो एक तरह से बर्स्ट हो गया था। तो सब जानते हैं कि मरवाने के लिए अजीत डोभाल भेज रहे थे कि दाऊद का खात्मा हो जाएगा 2005, और रोकने में उसमें शरद पवार की भूमिका थी। तो इस टाइप के संबंध रहे हैं। तो ये बहुत खुली किताबें हैं, मैंने कहा कोई शरद पवार के संबंधों को लेके एक नहीं अनेक बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं। एक और याद दिला दूं, उसके बाद और स्पष्ट हो जाएगा कि जब बंबई बम विस्फोट हुआ था 1993 का, तो इसी शरद पवार ने, ये मुख्यमंत्री था, और इसने 12 की जगह इसने 13 विस्फोट बताए थे, कि 13 जगह बम विस्फोट हुए हैं। और एक इसने हिंदू मुस्लिम बाहुल बस्ती का नाम लिया था। और बाद में इसने सफाई में कहा कि जानबूझकर मैंने उस मुस्लिम इलाके का नाम ले लिया था जहां बम विस्फोट नहीं हुआ था, ताकि लोगों का जो है मुसलमानों की तरफ ध्यान ना जाए। तो हम्म। मुसलमानों की तरफ नहीं, सीधे सीधे दाऊद ने किया था, दाऊद की तरफ ध्यान ना जाए। ये उस तरह से, ये आदमी इस तरह से मददगार रहा है। तो ये बहुत इस समय चित हुआ, ये देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है। और एक और घटना अवनीश जी, फिर समय हम लोग के पास नहीं रहेगा, कि 93 का है, 93 या 94 की घटना है। शंकर राव बलवंत राव गृह मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार के, नरसिंहा राव की सरकार में। जी। और उस समय शरद पवार ने इसी तरह के हथकंडे नरसिंहा राव के खिलाफ भी आजमाने की, उस समय भी आदमी सपना देख रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और इसने नाक में दम कर दिया था। तो उस समय शंकर राव बलवंत राव चौहान ने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सरकारी वो जो वोरा कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास सुरक्षित है, और उसको वो अगर मैंने खोल दिया तो बहुत लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे इस देश में। और याद करिए कि वो दर्शक, हम लोग के यहाँ याददाश्त कमजोर होती है, कि शंकर राव बलवंत राव चौहान के उस इंटरव्यू के बाद शरद पवार की सारी इस तरह की गतिविधियां एकदम शांत हो गई थी, और हम्म। एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह शरद पवार नरसिंहा राव के मंत्री फिर बने रहे थे। उन्होंने कोई चूं चपड़ नहीं की थी। तो इस आदमी का दामन दागदार रहा है, बुरी तरह से दागदार रहा है। और ये केवल इसी तरह के गठजोड़ करता था, लेकिन अब की इसका पाला नरेंद्र मोदी से पड़ा। देखिए, ये आदमी सफल तो रहा, इसने अपने गुरु को दांव दिया, सफल हुआ ये। इसने इंदिरा गांधी को दांव दिया, ये सफल रहा। इसने नरसिंहा राव को दांव देने की कोशिश की, सफल रहा। मनमोहन सिंह के उसमें सोनिया गांधी को इसने बेइज्जत किया कि तुम विदेशी हो, तुमको नेता नहीं मानूंगा, लेकिन उसके बावजूद ये सफल रहा। 13 साल, इसने 14 साल महाराष्ट्र की सत्ता भोगी, 14 साल तक। 14 के 1599 में आ गया था, 2014-15 में गया। तो ये दांव देने के बाद ये सफल रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी को जब इसने दांव दिया, तो इसने गलत बयाना ले लिया, अगर हम लोग चलता हुआ भाषा में कहें।
और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने उसी समय कहा था कि इसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापसी होगी, और वो वापसी हो गई। शरद पवार का खेल फिलहाल राजनीतिक खेल खत्म। ठीक बात है। अच्छा सर, राजनीति देखिए, राजनीति में किसी का कभी कद बढ़ना, कभी किसी का कद घटना, कभी किसी के पास कम विधायक या सांसद होना, कभी किसी की सत्ता रहनी, कभी नहीं रहना, ये तो मान लीजिए लोकतंत्र के इस मॉडल जो हमारे यहाँ है उसका एक हिस्सा है, बड़ा रूटीन सा हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से एक होता है ना कि घर का एक बड़ा बुजुर्ग, एक बूढ़ा, एक घर का मालिक, एक घर का मुखिया, इस तरीके से अपने ही कुनबे से बेइज्जत किया जाए, और सिर्फ जुबानी बेइज्जती नहीं, यहां तो आंकड़ों की बेइज्जती हो गई। आपके पास न पार्टी रही, अब किस बात के आप मराठा राजनीति के दिग्गज या छत्र कहे जाएंगे? तो क्या आपको अभी भी शरद पवार से ये उम्मीद है कि वो सड़क पर निकलेंगे? तो क्या आपको लगता है कि इस बदली हुई परिस्थिति में, जिस तरह से अजित पवार ये कह रहे हैं कि हम यंग लोगों को मौका देंगे, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अभी इस समय राजनीति दूसरे तरीके से चल रही है, उसमें उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक के 9.25 साल नरेंद्र मोदी के उनके काम करने की शैली को भी गिनाया, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि जब देश 2014 के बाद एक नए तरह के बदलाव से रूबरू हो रहा है या दो चार हो रहा है, ऐसे में शरद पवार की जो पुरानी शैली है उसको कोई भाव देगी महाराष्ट्र की जनता, अगर मान लीजिए वो सड़क पर निकलते भी हैं तो? नहीं, निकलने से कोई थोड़ी रोक लेगा, नहीं वो निकलेगा भी नहीं। जरा मैं फिर नोट कर लीजिए कि वो आदमी निकलेगा भी नहीं। उसको कहीं ऐसे सम्मेलन बुला लिया चलेगा, वो जैसे अभियान के तहत कि अभियान चलाने के लिए, प्रचार अभियान चलाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए शरद पवार ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे। एक तो शरीर भी इजाजत नहीं देता, और मैंने कहा ना कि देखिए वो आदमी पिछले 40-45 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में अपराजय था, कद्दावर, सबसे कद्दावर नेता था। तो वो राजनीतिक अनपढ़ नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं अवनीश जी, वो बात शरद पवार सबसे अच्छे ढंग से, सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि शरद पवार को सच्चाई उनको दिख रही है, समझ में आ रही है कि हो क्या गया ये। लेकिन वो है ना कि एक झूठा अहम, तो अभी जो मैंने कहा ना, अभी जो बयानबाजी, दावेदारी हो रही है, वो सिर्फ अपने उस अहम को, जो 30-40 साल में बड़ा हुआ एक बरगद हो गया अहंकार का, उसको एक तरह से संतुष्ट करने, क्योंकि उसकी जड़ें उखड़ गई है। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मेरा इस तरह से वो होगा, पराभव होगा, मैं इस तरह से पतन के पाताल में पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए ये है। और ये सर्दी गर्मी जो है ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन की है बयानबाजी की, उसके बाद आपको शरद पवार कहीं हाशिए पे बैठे मिलेंगे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। और ये तो मैं निश्चिंत हूँ कि आदमी रैली कर दे, कहीं नहीं निकलेगा। और वो भी जो थोड़ी बहुत आपको गतिविधि नजर आएंगी, क्योंकि अब वो 2024 का चुनाव है, तो लोग बुलाएंगे इससे विपक्षी भानुमति कुनबा और इसको अपने साथ जोड़े हुए हैं, तो उसके तहत उतनी गतिविधियां रहेंगी। कोई ऐसा कोई बड़ी क्रांति ला देंगे या कुछ उमड़ जाएगा। और दूसरे जो सबसे खास बात है कि अजित पवार तो चेहरा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अजित पवार के, शरद पवार को छोड़कर जो इतनी बड़ी संख्या में विधायक अजित पवार के साथ आए हैं, तो अवनीश जी ये उस सच्चाई के कारण आए जिसको देख तो सब रहे हैं, लेकिन ये विपक्षी और इनके जो एक पूर्वाग्रही मीडिया है वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। शरद पवार की तरह उसका भी अहंकार आहत होता है कि इसलिए सारा खेल तो नरेंद्र मोदी का है। 2024 की ये तस्वीर हर निरपेक्ष आदमी को, जो समर्थक तो छोड़ दीजिए, जो जरा सा भी निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं है, वो 2024 में क्या होने जा रहा है, उसका परिणाम क्या होने जा रहा है, दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। तो वो, और जो अजित पवार ने जब इस तरह का कोई समझौता किया, तो वो जो 30-35 आए हैं, कोई अजित पवार के बड़े लायल हैं या कोई बड़े सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी समझ में आ रहा है कि भविष्य तो इसी में है। अजित पवार में भविष्य नहीं देख रहा है, वो देख रहा है भविष्य भाजपा के, मोदी के साथ चलने में ही भलाई है, उसके तहत वो आए। तो ये है खेल। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं फॉलो कर रहा था जब अजीत पवार के यहाँ सभा चल रही थी, उसके बाद जो है शरद पवार के यहाँ, मैंने ये नोटिस किया सर कि शरद पवार के यहाँ जब सभा चल रही थी तो बार बार जो चैनलों के नीचे जो फीडर आ रहा था उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था कि अब कुछ देर में बोलेंगे शरद पवार, अब कुछ देर में बोलेंगे शरद पवार। लेकिन मुझे लगता है कि अजित पवार ने जो भाषण किया और वो जो तेवर और उसमें जो इशारे उन्होंने किए, उसके बाद फिर शरद पवार बोले नहीं, सुप्रिया सूले ही तक मामला पूरा रह गया। उन्होंने कोई भाषणबाजी नहीं की शरद पवार ने। तो अब सर
2024 में जो विपक्ष की एक उम्मीद जो पटना से शुरू हुई थी, हालांकि शिमला वो चाह रही थी थोड़ा ठंडक वगैरह लेने के लिए, लेकिन अब वो फिर बेंगलोर उठ के चली गई। अब दिक्कत यह है कि एक कहावत अपने यहाँ कही जाती है कि जिसकी इज्जत अपने घर में नहीं, उसको दुनिया में कहीं इज्जत मिलती नहीं है। तो अब वो शरद पवार किस मुंह से विपक्ष की एकता की बात करेंगे, जिनके अपने पैर के नीचे से, अपनी मुट्ठी से उनकी पार्टी खत्म हो गई। भतीजा जो उनको गुरु कह रहा है, भगवान कह रहा है, उनकी सबसे बड़ी फोटो लगाए बैठा है, और उसी फोटो से सर, जब मैंने ये देखा कि ये बातें अजित पवार जब मंच से कह रहे थे कि आप एक सरकारी कर्मचारी इतने साल में रिटायर हो जाता है, आप भी रिटायर हो जाइए। दर्शकों ने भी देखा होगा उस भाषण के समय सर, न सिर्फ तालियां बज रही थी सामने से, बल्कि सीटियां और हंसने और मुस्कुराने के चेहरे नजर आ रहे थे। तो एक बात यह होती है कि शरद पवार के लिए, मान लीजिए आप उन्हें आइकॉन मान रहे हो और सबने कहा कि वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे भगवान है, सब है, लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती, इसका मतलब है कि दिलों से उतर गए हैं। तो 2024 में जो विपक्ष एक दुकान सजाने की कोशिश कर रहा था, अब शरद पवार किस जमीन से पूछे जाएंगे? नहीं, देखिए, दिलों में से उतर गए हैं तो एक मोदी इसमें अपवाद आप कह सकते हैं। बाकी राजनीति में ना तो कोई दिलों पे चढ़ता है अवनीश जी, ना तो उतरता है। ये केवल जब तक आपके पास ताकत होती, शक्ति होती, तभी तक आप चढ़ते उतरते हैं दिलों से लोगों के। इसका एक उदाहरण मैंने लखनऊ में देखा है, वो बड़ा शर्मनाक उदाहरण था कि मैंने इसी लखनऊ में बीपी सिंह को देखा, राजा नहीं फकीर है के नारे गूंजते हुए, और हजारों की भीड़। मतलब आप अगर चाहें कि मैं थोड़ा नजदीक से देख लूं बीपी सिंह को, तो वो असंभव था। 88-89 का वो दौर मैंने देखा यहाँ पे लखनऊ में। और उसी के बाद प्रधानमंत्री पद से उतरने के बाद मैं एक दिन किसी और को लेने गया था, संभवतः 93-93 की बात थी। तो लखनऊ मेल तब एक ही ट्रेन हुआ करती थी, वीआईपी ट्रेन, दिल्ली लखनऊ के बीच। तो उससे किसी को मैं रिसीव करने गया था, अचानक मेरी निगाह पड़ी तो वीपी सिंह अपनी पत्नी सीता देवी के साथ उतरे डिब्बे से, और उनको लेने केवल एक आदमी आया था। आपको सुल्तानपुर से जो सांसद होते थे, भोला सिंह, जनता दल के सांसद थे। मतलब 3 आदमी, और कुछ किसी ने उस पूरे प्लेटफॉर्म पर वीपी सिंह को नमस्कार नहीं की। कोई पहचानना जो क्रेज होता है, तो बस 4-5 साल का समय गुजरा था। 89 में वो दौर मैंने देखा था कि कैसा पहुंचना मुश्किल हो रहा था, हजारों की भीड़, हजारों के हुजूम के साथ वीपी सिंह चल रहे थे। और उसी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे वो और उनकी पत्नी, और तीसरे वो भोला सिंह, मेरे ख्याल से वो वही गाड़ी लेके आए थे रिसीव करने। तो राजनीति में कोई दिल, जब तक आपके पास ताकत है, जब तक आपके अंदर आकर्षण है, तब तक आप दिलों पे राज करते हो। जैसे ही चला जाता है तो वो जिनके दिलों पे आप राज कर रहे होते हैं, वो लात मार के आपको खदेड़ देते हैं। ये राजनीति का सच है। और उस सच से सामना 30-40-45 साल बाद, बल्कि समझिए, हाँ, 45 साल बाद शरद पवार का होने जा रहा है। इससे पहले आदमी हमेशा प्रासंगिक बना रहा हमारा। देखो सतीश जी, से आपने सुना, आपने समझा, और आपने ये जाना कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के नाम का जो सिक्का चलता था, और जो अपराजय समझे जाते थे, उनकी अपराजयता अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो ये माना जा सकता है कि एनसीपी अब पूरी तरीके से उनके भतीजे अजित पवार के हाथ में है। और अब आगे किस तरीके से वहां पर चलेगी, क्योंकि समीकरण भी अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है वहां पे। ये सही बात है कि जो शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट था, वो और भारतीय जनता पार्टी की जो एक सरकार वहां चल रही थी, उसको किसी तरह के बहुमत की आवश्यकता नहीं थी, यानी किसी तरह के और ज्यादा नंबर्स की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो टूटन हुई है अजित पवार के नेतृत्व में, वो सिर्फ जब आ रही है इनके साथ, तो अब ये 3 पार्टियां 2024 का चुनाव लड़ेंगी। तो महाराष्ट्र में, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सांसदों वाला राज्य है, यानी सबसे ज्यादा सांसद वहां से चुन के आते हैं, तो निश्चित रूप से अब 2024 की ये लड़ाई रोचक हो जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस चर्चा में हमें दीजिए आज्ञा। आप सभी को नमस्कार।